अब 2022 के लिए आपने क्या सोचा है? एक्चुअली बात यह है इन्वेस्टिंग, जैसे हम लोग तो बॉटम अप फंडामेंटली इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन बात यह है कि आमतौर पे जितने भी फंडामेंटल पोर्टफोलियोज हैं, जैसे कि अगर आप आज यहाँ पे खड़े होकर के पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं, और अगर 1 साल 1.5 साल पहले अगर किसी ने फंडामेंटली सही डिसीजन लिया है, तो पोस्ट फैक्टो उसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे मोमेंटम जरूर नजर आता है। लेकिन ओरिजिनली जो बेसिस ऑफ सिलेक्शन है वो रिलेटिव वैल्यूएशन को लेकर के किया गया है। दूसरी बात यह है कि सारे के सारे एलोकेशंस जो है, जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में हर एक मार्केट कैप और हर एक सेक्टर को टिपिकली एलोकेशन होता है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। और रही बात यहाँ से आगे देखने की, तो आमतौर पे वैसे इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन रहा है दिवाली से दिवाली तक देखने का, क्योंकि हमारे लिए वो एक नया साल माना जाता है। तो पिछला साल तो बहुत बढ़िया रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाला जो साल है वो भी इसी तरीके का, मतलब परसेंटेज रिटर्न निफ्टी का अगर देखेंगे तो शायद मैच नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बहुत कम चांस है इस तरीके का होने का। लेकिन यहाँ से अगली दिवाली तक अगर देखते हैं तो पॉजिटिविटी के नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव ट्रैक्शन बन रहा है। कंपनियों के रिजल्ट्स तो आप देख ही रहे हैं, अच्छा रिजल्ट सीजन, एक बढ़िया शुरुआत हुई है, तो काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। सुबह से वाकई अगर आप देखें जो अर्थव्यवस्था को लिए आपने जो टिप्पणी करी और जो नंबर्स भी आ रहे हैं, उसको देखते हुए रिकवरी के क्लियर संकेत हैं। इसका एक बड़ा अगर आप देखें कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है बैंकिंग से। प्राइवेट बैंक्स स्ट्रांग थे, उन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया, वेल्थ क्रिएट करके दी, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन ये जो पीएसयू बैंकों की रिकवरी है और पिछले 2 क्वार्टर्स में जो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आया है ग्रॉस एनपीएस में और एनपीएस में, आप उसको कितनी वेटेज दे रहे हैं? जो ये हालिया रन है, इसको आप वेटेज देंगे? आप इस पर कितना ट्रस्ट करते हैं और आप इस पर दाव खेलना चाहेंगे क्या इस वक्त? देखिए, हमारा जैसे आमतौर पे हमारा पीएसयू बैंक्स में एक्सपोजर नहीं है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पीएसयू बैंक्स को देखें तो दोनों में मुझे पर्सनली लगता है दोनों में पॉजिटिव ट्रैक्शन नजर आएगा, और दोनों के ड्राइवर्स शायद अलग रहेंगे। पिछले थोड़े सालों में हमने देखा है कि अगर क्रेडिट ऑफटेक की बात करें, चाहे वो रिटेल है, और अगर आप रीसेंट टाइम्स में देखें तो इवन कॉर्पोरेट लेंडिंग में अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 3-4 बड़े कौन से प्राइवेट बैंक्स हैं, अपना मार्केट शेयर किस तरह बढ़ा रहे हैं, ये तो हम सबको पता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आर्थिक व्यवस्था में एक तरह की अगर ग्रोथ दिखती है, रिकवरी दिखती है, तो और 2-3 प्राइवेट सेक्टर नए बैंक्स को पार्टिसिपेट करने का जरूर मौका मिलेगा। पीएसयू बैंक्स की जो बात है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ग्रोथ ओरिएंटेशन के नजरिए से देखते हैं, तो पीएसयू बैंक्स में जरूर वैल्यू के नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आर्थिक व्यवस्था में रिकवरी आती है, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी आती है, मेटल्स वगैरह में रिकवरी आती है, तो क्या है कि पीएसयू बैंक्स में आप ऑलरेडी देख रहे हैं एक ट्रेंड ये है कि रिकवरी आ रही है, जैसे प्रोविजंस की राइट बैक आ रही है, रिकवरी आ रही है। और ये केवल आज की बात नहीं है, 2003-4 का साइकिल भी बहुत खराब था, लेकिन 1-2 साल बाद 2005-2006 में भी मैंने देखा है कि पीएसयू बैंक्स में प्रोविजंस की राइट बैक और रिकवरी हमको देखने को मिली। तो मैं एक तरफ से ऐसे देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक्स में शायद अभी अंडर वैल्यूएशन है कुछ हिस्सों में, क्योंकि रिकवरी के संभावना है। काफ़ी लोग ये समझते हैं, जैसे रिटेल इन्वेस्टर से हम बात करते हैं, उनको लगता है कि जब एनपीए होता है तो सारा का सारा एनपीए जो है उसमें कोई ना कोई गवर्नेंस की इशू है या कोई ना कोई फ्रॉड है। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली 100 रुपये का एनपीए होता है, हम न्यूज़ में देखते हैं 10-15 रुपये में उसमें कहीं ना कहीं पर गवर्नेंस की इशू हो भी सकती है। लेकिन ज़्यादातर एनपीए जो होते हैं वो जेन्युइन बिजनेस कंडीशंस को लेकर भी होते हैं। जैसे बिजनेस कंडीशंस और आर्थिक व्यवस्था में रिकवरी आती है, इनको राइट बैक्स मिलने के ऑलरेडी हमको ट्रेंड्स देख रहे हैं। लेकिन अगर आप लंबे अरसे के लिए 3-4-5 साल के लिए अगर ग्रोथ की नज़रिए से देख रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे बेट करना शायद बेटर रहेगा। यहाँ पर सुमैया साहब, आप बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर हैं और वाइट ओक कैपिटल की जो टीम है
वो अक्सर मिड कैप्स पर अपना रुझान रखती है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ना सिर्फ मोमेंटम बल्कि डबलिंग या ट्रिपलिंग कैपेसिटीज़ की भी आशंका रखते हैं। ये बताइए, ये जो रीसेंट गिरावट आपने देखी है बाजार में, खासकर मिड कैप इंडेक्स में, यहाँ पर कुछ वापस स्टॉक्स आपके रडार पर आते हों जो आपको पसंद दिख रहे हैं, या वो कंजम्पशन स्पेस में हो या सीमेंट स्पेस में हो, बताइए क्या पसंद आ रहा है? मिड कैप एक्सपोजर एक्चुअली पिछले 2 से 3 महीनों में मिड कैप एक्सपोजर तो बरकरार है, कंटिन्यूअसली करीब करीब 30% पोर्टफोलियो मिड कैप में रहा है। ये बात सही है, जैसे पिछली बार हमने बात की थी तो स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर थोड़ा कम नजर आ रहा था, हम लोग का रिडक्शन था स्मॉल कैप एक्सपोजर। ज्यादा एक्सपोजर हमने लार्ज कैप में, जैसे अभी बात की, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में पिछले 3 से 4 महीनों में इंक्रीज हुआ है। मिड कैप्स को लेकर अगर आप बात करें तो जैसे सिलेक्टेडली अगर आप देखें, जैसे केमिकल्स हैं या इवन आप देखें मिड कैप आईटी है, तो इन्हीं 2-3 सेक्टर्स में, जैसे हम लोग सेक्टोरल इन्वेस्टर है नहीं, लेकिन मिड कैप में ज़्यादातर एक्सपोजर जो है वो या तो कई सारे जो नए लिस्टिंग्स, नई कंपनियां आई हैं, हमको लगता है कि काफ़ी अच्छी कंपनियां लिस्ट हुई है फिलहाल में, कंज्यूमर टेक देखें या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक देखें अगर हम, उसके अलावा केमिकल्स और मिड कैप आईटी, इन सब सेक्टर्स में एलोकेशन हमारा ज़्यादा रहा है। अच्छा आशीष जी, ये बताइए कि अभी ये जो फार्मा है स्पेस, 3 महीने से जो गिरावट इसमें जारी है, लास्ट अर्निंग में जो रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद जो सॉफ्टनेस शुरू हुई थी, यहाँ पर लोअर लेवल्स पे आपका इंटरेस्ट कहीं बना क्या? एक्चुअली हम लोग कोई हमने एडिशनल वहाँ पे चेंजेस नहीं किए हैं। पिछले करीब मेरे ख्याल में 2018-19 से कंटिन्यूसली लगभग 12 से 15% एक्सपोजर फार्मा में रहा है हमारा, तो उसमें कोई मेजर चेंजेस एक्चुअली नहीं हुए हैं। और ये बात सही है कि अगर अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री जिस तरीके से देखने को मिल रही है, अगर इस तरीके की सॉफ्टनेस रहती है तो आगे जा करके अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो पिछले 1-2 साल से कंटिन्यूसली करीब 12 से 15, जो कि अगर आप देखें BSE 500 के मुकाबले में आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ओवरवेट एक्सपोजर है, बट इसी तरीके का एक्सपोजर रहा है हमारा। सुमय साहब, हम लोग कुछ सेक्टर्स में एक परेशानी डेवलप होते हुए देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में या पिछले 5 महीने में रॉ मटेरियल कॉस्ट्स आपको बढ़ती हुई दिखी हैं ज़्यादा मुकाबले की प्रोडक्ट प्राइसेस के, और हम लोगों ने FMCG में ज़बरदस्त सेल ऑफ देखा। परेशानी का दौर हम लोग पेंट्स कंपनीज में देख रहे हैं। आपकी रिसर्च टीम कहाँ एक वो लाल झंडी उठाती हुई दिख रही है कि भाई इस सेक्टर में अब परेशानी बनती हुई दिख सकती है? आमतौर पे, जैसा मैंने पहले बताया, आमतौर पे सेक्टोरल लेवल पे नहीं देखते हैं, कंपनीज के लेवल पे देखते हैं। और अगर आप देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि ये काफ़ी सारे जो सप्लाई रिलेटेड इश्यूज हैं, या सप्लाई चेन या सप्लाई शॉक्स जिसको हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल प्राइसेस में एक तरीके की प्रेशर बनी है, ये हमको लगता है कि वैल्यू चेन में एक ट्रांजिटरी इफेक्ट जिसको आप बोल सकते हैं। ऐसा होता है डेफिनेटली कि कभी इनपुट कॉस्ट जब बढ़ते हैं सप्लाई चेन की वजह से, 3 से 6 महीने तक का ये प्रेशर रह सकता है। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक सस्टेनेबल ट्रेंड है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो जैसे फ्रेट मूवमेंट है, फ्रेट कॉस्ट है ग्लोबली, इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आना शुरू हो गई है, और कहीं कहीं पे जो बॉटल नेक्स है वो भी सिंप्लीफाई होना शुरू हो गए हैं। तो आमतौर पर ऐसा मानना है कि अगले 3 से 6 महीने, जैसे पिछले 3 महीने में हमने देखा है ऑलरेडी कि एक तरीके का प्रेशर बना है, लेकिन ये ज़्यादा टिकेगा नहीं, इस तरीके का हमारा मानना है। अच्छा आशीष जी, बताइए कि रियल स्टेट स्पेस में आपने पिछले 3 महीने में कितना पैसा डाला, कितना एक्सपोजर लिया? और वाकई हम देख रहे हैं हमारे आसपास इर्द गिर्द, अगर आप देखें, चाहे वो लो कॉस्ट हाउसिंग हो, चाहे वो प्रीमियम हाउसिंग हो, सब में प्राइसेस सब्सटेंशियल जंप हुए हैं। 6.7, 6.5 पे अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो जेन्युइन डिमांड आ रही है। तो रियल स्टेट पे पैसा बनेगा अभी क्या? मेरा ऐसा, जैसे पहले भी हमारी बात हुई है आपके शो पे, रियल एस्टेट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड, अभी तो मैं ऐसे कहूँगा कि अभी शुरुआत है, आगे जा करके काफ़ी ट्रैक्शन हमको नज़र आता है। इसके 3-4 कारण हैं। जैसे एक तो आपने बता ही दिया कि डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि पिछले 8 से 10 साल में रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है।
और कैपेसिटी एक्सपेंशन या नए प्लेयर्स के नए प्रोजेक्ट्स, ये सब में काफ़ी स्लो डाउन था। और पूरा का पूरा जो सेक्टर है इसमें बहुत बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई है, नंबर ऑफ प्लेयर्स भी इसके डिक्लाइन हो गए हैं, नई सप्लाई भी नहीं आई है और ज़्यादा कैपिटल भी इस सेक्टर में नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस सेक्टर में ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा है, जहाँ पे कैपिटल बेस श्रिंक हो गया है, वहाँ पे थोड़ी सी भी अगर डिमांड की ट्रैक्शन आती है, थोड़ी सी भी रेवेन्यू ग्रोथ आती है या प्राइस इंक्रीजेज आते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़नी चाहिए। फिलहाल हमारे पोर्टफोलियोज में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज जो लिस्टेड स्पेस में है और उनके किस तरीके के अभी के प्रॉफिट, बिकॉज अभी एक तरीके से आप ट्रेंड देखें तो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल या सस्टेनेबली इन कंपनियों के फाइनेंशियल्स को देखें तो उसको हमारे एटलीस्ट हमारे स्क्रीनर्स या हमारे जो पैरामीटर्स हम फॉलो करते हैं, जैसे कैश फ्लो ग्रोथ मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस तरीके का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसमें अभी तक हमारे स्क्रीनर्स में शायद नहीं आते हैं। लेकिन क्योंकि आपका सेक्टर को लेकर के सवाल है, तो सेक्टर में काफ़ी पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री नज़र आती है। सोमैया साहब, बचे हुए साल के लिए हम लोग नवंबर में कदम रखते हुए दिख रहे हैं और सेकंड हाफ आप इस साल का शुरू होते हुए देख रहे हैं, वित्तीय वर्ष का। क्या उम्मीद आप बाजार से रखते हैं और सन 2022 निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कैसा आपको दिखता है? देखिए, दो चीज़ मैं आपको कहूँगा कि पहली बात, पिछले थोड़े हफ्तों में या महीनों में फॉरेनर्स की सेलिंग हमको देखने को मिली है। आमतौर पे हमारे यहाँ पे जब फॉरेनर्स की सेलिंग होती है, इसको बहुत जैसे एक तरीके से नेगेटिव इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन हमको ध्यान में ये रखना चाहिए कि चाहे वो कोविड में 2020 में हो या अभी पिछले 3-4 महीने में हो, फॉरेनर्स की सेलिंग जो है वो इंडियन मार्केट के स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को लेकर के एक्चुअली नहीं है। कहीं कहीं पे फर्ज कीजिए जैसे चाइना में कुछ दिक्कतें हैं, कहीं पे कुछ कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये इस तरीके के एक तरीके का ग्लोबल थोड़े समय के लिए, जैसे आपने इनपुट कॉस्ट की बात की, तो थोड़े समय के लिए एक तरीके का ग्लोबल रिस्क एवर्जन आता है। इसकी वजह से सेलिंग हो रही है। इस सेलिंग की वजह से अभी देखिए हमारे रिजल्ट सीजन बढ़िया चल रहा है, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बढ़िया कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे एक तरीके की वीकनेस देखने को मिल रही है। तो कहने की बात है कि ये हमारे लोकल कंडीशंस की वजह से गिरावट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए एक मौका क्रिएट कर रही है। देखिए, महीने 2 महीने पहले मैं जिन किसी भी निवेशकों से बात करता था, वो सोचते थे कि हम कैसे पार्टिसिपेट करें, मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब जब हमको मौका मिल रहा है करेक्शन का भारी, इनफैक्ट निफ्टी में शायद दिखता नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप्स में 2-2, 3-3% की गिरावट एक एक दिन इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए एक मौका बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप सन 2022 की बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कई सालों के बाद एक चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए, कोविड के बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमिक साइकिल है और हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल है, वो बहुत सालों बाद एक साथ मैच हुई है, जिसकी वजह से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट ओवरऑल ग्रोथ के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें पार्टिसिपेट कैसे किया जाए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और जो अब पिछले थोड़े दिनों में हमने जिस तरीके का माहौल देखा है, उसको एक अपॉर्चुनिटी के नज़रिए से देख के फ़ायदा लिया जाए एक्चुअली। जी, तो सोमैया साहब, इस पायदान पर आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपने इतने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए और इतनी सटीक राय दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाइट ओक कैपिटल के स्टाफ, आपको, परिवारजनों को और ख़ासकर आपके निवेशकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितना रिटर्न आपने इस साल दिया, प्रभु से रिक्वेस्ट है कि उससे दुगना रिटर्न आपको अगले साल मिले।